Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and today I am going to teach you the chapter 2 in civics, that is the federalism. Federalism means the vertical power sharing formula that you have read in the previous chapter first, and in which we find that the federalism is a form of government, that is the central government and the regional government make this type of system that power division must be ensured and work is efficiently done. So let's start. Overview. This type of power sharing consists some levels of government and the power distribution. We begin this chapter by understanding the some general terms of federalism. The rest of the chapter tries to understand the theory and the practice of federalism in India. बाकी बचा हुआ जो हमारा चैप्टर है वो इसकी थ्योरी को समझाया जाएगा और भारत में फेडरलिज्म का काम या फेडरलिज्म को कैसे अडोप्ट किया गया वो समझाया जाएगा और डिस्कशन होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के बारे में, जिसके थ्रू यहाँ की जो पॉलिसीज होंगी और जो पॉलिटिक्स है वो टोटल फॉर्म में फेडरलिज्म को कैसे सपोर्ट करती हैं। और लास्ट में चैप्टर के हम पढ़ेंगे कि लोकल गवर्नमेंट जो कि एक नया और थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म है, जिसको हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं, जो कि 1992 के बाद पावरफुल हो चुका है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द definition of federalism, that is the content of our this chapter. Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. हमने पिछले चैप्टर में श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल पढ़ा था. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional government. हमने देखा था बेल्जियम के केस में कि ज़्यादातर जो बेल्जियम के अंदर पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करवा दिया गया था, यानी राज्य सरकारों को शक्तियाँ ज़्यादा दे दी गई थी। रीजनल गवर्नमेंट्स जो बेल्जियम में पहले भी मौजूद थी, लेकिन उनके अपने रोल और पावर भी थी, लेकिन वो मनमाने तरीके से पावर्स दी जाती थी और छीन ली जाती थी थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विथड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. The change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज जो आया बेल्जियम की पॉलिटिक्स में वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को अब लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रही। मीन्स अब वो वेट नहीं करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पावर देगी और वो यूज करेगी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोविज़न के थ्रू वो डेफिनेटली उनको दे दी गई, जिसको कोई छीन नहीं सकता था। Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. इस प्रकार बेल्जियम में यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई। श्रीलंका continues to be for all practice purpose a unitary system where the national government has all the powers. जबकि श्रीलंका के केस में हम देखते हैं कि वहाँ पर यूनिटरी पावर ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो चुकी थी, जिसमें सिन्हाल जो कम्युनिटी के लोग थे वो मेजोरिटी में थे और उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए ऑल टाइप ऑफ डिसीजंस जो है से तमिल स्पीकर्स के ऊपर इम्पोज कर दिए थे, जिसका वो विरोध कर रहे थे और जिसकी वजह से वहाँ पर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसको हम सिविल वॉर के रूप में पढ़ चुके हैं। श्रीलंका जो है, इस श्रीलंका के जो तमिल स्पीकर्स थे वो चाहते थे कि वहाँ पर फेडरल सिस्टम इस्टेब्लिश हो, मीन्स जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ओवरऑल इतना ज़्यादा कंट्रोल या इंटरफेरेंस ना हो। फेडरलिज्म क्या होता है बेटा? फेडरलिज्म एक टाइप के गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिसमें सारी पावर जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। यानी केंद्रीय सरकार अपनी शक्तियाँ कुछ हद तक जो है राज्य सरकारों को देगी, राज्य सरकारें अपनी कुछ शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को देंगी। इसको ही हम फेडरलिज्म कहते हैं, जिसमें सरकार के विभिन्न जो
भाग होते हैं या अंग होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं टाइप होती हैं गवर्नमेंट की, यानी सरकार के जो रूप अलग अलग पाए जाते हैं, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इनमें शक्ति का विभाजन किया जाता है। इसी को हम संघवाद कहते हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आमतौर पर जो फेडरेशन होती है उसमें 2 टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती हैं। एक तो वो होती है जो पूरे देश पर को कंट्रोल करती है और कुछ राष्ट्रीय हित के मामलों पर अपने जो है लॉज बनाती है, पॉलिसीज फ्रेम करती है और पूरे देश के लिए जिम्मेदार होती है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरी जो गवर्नमेंट्स होती हैं बेटा, वो अपने प्रोविंसेस या स्टेट्स में होती हैं, यानी अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट के अंदर वो जनता के जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क होती है उनको परफॉर्म करती हैं। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये जो अलग अलग टाइप की, ये जो 2 टाइप की गवर्नमेंट हमने आपको अभी बताई हैं, ये इंडिपेंडेंट होती है अपनी पावर्स को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं और फ्रीडम इतनी होती है कि वो अपना काम खुद कर सकती हैं, यानी डिपेंडेंसी कम होती है। ये फेडरलिज्म या की डेफिनेशन के साथ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट की फीचर्स बताई गई हैं। अब इसी को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसको जो है कंपैरिजन फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ। आपको मैं अभी समझाती हूँ। इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। इस रूप में अगर हम बात करते हैं तो जो फेडरेशंस होती हैं बेटा, वो यूनिटरी गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होती है। कंट्रास्टेड मीन्स विपरीत, उल्टा। Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. इस यूनिटरी सिस्टम में या तो एक लेवल की ही गवर्नमेंट मिलेगी, अगर सब यूनिट्स हैं भी तो वो उसकी सुबॉर्डिनेट होंगी, मीन्स उसके नीचे रहकर काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के ईच एंड एवरी डिसीजन को उसके ऊपर जो है उसको मानना मस्ट होगा। उसके लिए जो है इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए बनाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशनल एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर राज्य सरकारों को या स्थानीय सरकारों को कोई भी ऑर्डर दे सकती है, बट इन ए फेडरल सिस्टम, लेकिन ठीक इसके विपरीत फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके का कोई भी ज़बरदस्ती कानून पास नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या फिर उसको कोई डिसीजन जो है उसके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर्स ऑफ इट्स ओन। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स होती हैं जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं होती, उसको उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है सफाई देनी पड़ेगी कि ये शक्तियाँ हमारी हैं और इसलिए हमने यूज की हैं। दोनों टाइप की जो गवर्नमेंट होती है इसमें, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही सेपरेटली आंसरेबल होती हैं टू द पीपल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो होल कंट्री के पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन या पीपल के लिए आंसरेबल होती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इससे पहले कि मैं आपको आगे पढ़ाऊँ, पहले बता देती हूँ इस टाइप का क्वेश्चन बेटा मेजर बनेगा। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस और व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स। आप इसको याद कीजिएगा, ये 2 पैराग्राफ इसके आंसर हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब ये भी बेटा 5 मार्क्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरलिज्म की फीचर्स बताइए, बहुत ज़रूरी है बेटा इसको करना। देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में क्या होता है, ये सरकार के या तो दो रूप देखने को मिलेंगे या 2 से ज़्यादा मिलेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स। या आप ये देख लीजिएगा, अलग अलग देशों के अंदर या तो 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी या फिर मोर देन 2 टायर्स। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। ये जो अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट होती है ये सेम सिटीजन्स पर रूल करती हैं, बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। और परंतु हर टायर की जो गवर्नमेंट है उसका अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। ज्यूरिडिक्शन मीन्स अधिकार क्षेत्र। इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उनके खास क्षेत्र कौन से होते हैं बेटा, कानून बनाने के मामले में या फिर टैक्स नया कर लगाने के मामले में या प्रशासन से संबंधित जो डिसीजंस होते हैं उनके अपने अपने पर्टिकुलर जोन में एप्लीकेबल होते हैं। यानी वो अपने एंटायर जो रीजन के लिए इस टाइप के लॉज भी पास कर सकती हैं, नए टैक्स भी लगा सकती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिसीजन भी अपने लेवल पर ले सकती है। उसके लिए उनको पूछने की जरूरत नहीं है। The jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution.
ये जो इनका अधिकार क्षेत्र है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर लोकल गवर्नमेंट का, तो ये बेटा स्पेसिफाइड कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, जिससे कि इनको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते चलें। So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. अब हर लेवल की जो गवर्नमेंट का जो अस्तित्व है, यानी उसका सर्वाइवल है और उसकी शक्तियां हैं, वो संवैधानिक रूप से गारंटी दे दी गई है कि अब उनको कोई चेंज नहीं करेगा, वो उनकी हैं। The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो मौलिक जो धाराएं हैं, मूलभूत जो धाराएं हैं, फंडामेंटल प्रोविजंस जो हैं, उनको कोई भी गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती। वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूनिलेटरली अपनी मर्जी से अकेले नहीं कर सकती, उसके लिए उसे दूसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है या उनका एग्रीमेंट लेना पड़ता है। सच चेंजेज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इस टाइप के चेंजेस, फंडामेंटल प्रोविजन किस कॉन्स्टिट्यूशन का अगर चेंज करना है, उसकी मूलभूत धाराओं को अगर थोड़ा बहुत बदलना है, तो हर गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करना होगा, उसकी सहमति लेनी होगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो। कुछ चेंज करवाना है तो मिलकर ही होगा। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अदालतों के पास ये अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकती हैं और पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये भी बता सकती हैं कि अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट की पावर क्या क्या हैं। कई बार इनमें क्लैशेज हो जाते हैं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जब क्लैश होता है तो कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट हमारा स्पेशली इस रूप में एम्पायर का जो है रोल प्ले करता है, जिससे कि वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच के क्लैशेज को, रिस्पेक्टिव पावर्स को क्लैरिफाई कर सके, उन्हें समझा सके और अपना डिसीजन दे सके। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure the financial autonomy। और रिवेन्यू के टैक्स के रूप में कौन सी गवर्नमेंट कौन से जो है सब्जेक्ट के ऊपर टैक्स लगा सकती है, कितना ले सकती है, ये भी क्लैरिफाई किया गया है, ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टैब्लिश हो। उसके मीन से जो आर्थिक रूप से स्वायत्तता है वो बनी रहे। कोई भी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट की वेट ना करे कि वो मुझे पैसे देंगे तो हम काम करेंगे। मीन्स अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो इनको डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू द 3 लिस्ट और 4 लिस्ट, उसके थ्रू वो अपने अपने लेवल पर जो है टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं और उस टैक्स कलेक्शन से वो अपना काम चला सकती हैं, जिससे कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहती है। मीन्स आर्थिक रूप से पैसे के हिसाब से वो अपना काम खुद कर सकती हैं। ये कह सकते हैं दूसरे पर निर्भरता कम हो जाती है। और लास्ट जो इसकी एक और फीचर है बेटा, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। द फेडरल सिस्टम थस हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री while at the same time accommodate regional diversity। ये एक मेजर लाइन है बेटा, इसको आप अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। ये 1 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि फेडरल सिस्टम के ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। व्हाट आर द ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरल सिस्टम? मीन्स संघीय प्रणाली जो होती है उसके दोहरे मुख्य उद्देश्य क्या हैं। एक तो ये है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता को सुरक्षित रखना और उसे सुरक्षा कवच देना और उसे आगे बढ़ाना। वाइल एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय पर, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारे यहाँ पर विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग, उनके बीच में जो है अकोमोडेशन करना, मीन्स सामंजस्य बिठाना, उनको शांति से रहना सिखाना। ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं बेटा फेडरल सिस्टम के, जिसको मेंटेन करने के लिए किसी भी देश में फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। Therefore, 2 aspects are crucial for the institution and practice of federalism। इसलिए ये जो 2 मेन एस्पेक्ट हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को और जो है फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इन 2 उद्देश्यों के साथ ही कहीं पर भी जो है संघीय शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है और उससे संबंधित संस्थाओं का निर्माण भी किया जाता है। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट होती हैं वो कुछ रूल्स से रिलेटेड पावर शेयरिंग के जो कुछ फॉर्मूले सेट किए जाते हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर एग्रीमेंट देती हैं, यानी अप्रूवल देती हैं कि हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट द ईच
वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और वो ये भी कहती हैं कि इस एग्रीमेंट का पार्ट होने की वजह से, यानी फेडरल सिस्टम का पार्ट होने की वजह से वो जो है एक दूसरे पर विश्वास भी रखेंगी। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है क्वेश्चनिंग नहीं करेगी, उसके ऊपर ट्रस्ट रखेगी और उसका अबाइड बाई का मतलब है उसका पालन करेगी। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स। एक जो आदर्श संघीय व्यवस्था होती है उसके दो मुख्य पक्ष होते हैं। एक तो होता है म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास रखना, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और साथ रहने के लिए समझौता करना कि हम हमेशा यूनाइटेड होकर रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर बोथ द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नेक्स्ट जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, कि फेडरल सिस्टम के अंदर ही दो जो है और पार्ट्स होते हैं। वो क्या हैं? द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। देखिए शक्ति कितनी बांटी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, ये अलग अलग देशों में अलग अलग पाई जाती है। मीन्स कहीं पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में आने वाली स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पावर देती है तो कहीं पर कम देती है। ऐसा नहीं है कि सभी देशों में जहाँ भी फेडरल सिस्टम है तो वो इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ पर। This balance depends mainly on the historical context in which the federalism was formed। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उस देश की, उस पर डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कितनी पावर दी होंगी। There are two kinds of routes। यहाँ पर दो रास्ते हैं थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड, जिससे कि फेडरेशन का फॉर्मेशन किया जा सकता है, यानी संघीय व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। द फर्स्ट रूट, पहला रूट जो है, पहला तरीका जो है वो ये है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं वो खुद चाहते हैं कि हमारा एक बिगर यूनिट बने, यानी हमारा देश एक बड़े देश के रूप में दिखाई दे। तो अलग अलग जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और अपने आप को एक देश कहलाने लगते हैं। सो दैट बाई पूलिंग सोवर्निटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, ताकि वो अपनी शक्ति बढ़ा सकें, उसको जो है शक्ति को मेंटेन कर सकें और अपनी पहचान को भी स्वतंत्र रूप से स्थापित कर सकें। मीन्स वो एक टाइप से इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी रहेंगे प्लस जो है पावरफुल भी हो जाएंगे। दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, वो अपनी सुरक्षा बढ़ा सकते हैं इस टाइप का फेडरेशन बनाकर। ये जो फेडरल सिस्टम का ये जो रूप होता है, यह पहला तरीका होता है, इसको हम कहते हैं बेटा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें डिफरेंट जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो खुद चाहते हैं कि उनका जो है एक देश के रूप में वो जो है कंबाइन हो जाए और वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाएँ, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर पाएँ। इंक्लूडेड इसमें अब एग्जाम्पल है बेटा द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। आप इस क्वेश्चन को भी मेजर फॉर्म में याद कीजिएगा बेटा, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या डिफरेंस है? इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स। इस जो पहला रूट बताया गया है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, इसमें क्या होता है कि जितने भी इसके इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं उनके पास इक्वल पावर्स होती हैं और वो उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जितने की एक फेडरल गवर्नमेंट होती है। यानी सभी के पास इक्वल पावर होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने मनमाने तरीके से रहेंगे, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की तरह काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे और अपनी अपनी पावर्स को इंजॉय भी करेंगे। सेकेंड रूट है बेटा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये वहाँ होता है जहाँ एक बहुत बड़ा देश होता है और उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो जिसको कंट्रोल करने के लिए या इफेक्टिव वर्किंग करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वो अपने अंडर में आने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी स्टेट्स और जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट करे। इस टाइप की जो एग्जांपल है बेटा इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम के एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वाली गवर्नमेंट होते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो है केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को शक्ति को बांटा और राज्य सरकारों ने अपने अंडर में आने वाली जो स्थानीय सरकारें हैं उन्हें शक्ति बांट कर दे दी है। उनके सब्जेक्ट भी निर्धारित कर दिए हैं कि किन किन विषयों पर वो कर लगा सकती हैं, किन के मामले में वो जो है अपना कानून पास कर सकते हैं। In the second category, the central government tends to be more powerful. Wise to the states का मतलब है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है, वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट जो है
उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है जितनी कि स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर पावरफुल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। थर्ड नंबर पे तो आपको पता ही है कि वो आपकी हो जाएंगी लोकल बॉडीज। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। ज़्यादातर हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि इस टाइप के होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर अलग अलग स्टेट्स के पास असमान रूप से शक्तियाँ होती हैं। मीन्स कोई ज़्यादा पावरफुल होता है कोई स्टेट और कोई कम होता है। सम यूनिट्स आर गारंटीड स्पेशल पावर्स, कुछ यूनिट्स को तो स्पेशल पावर दी जाती है। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल देकर समझाने जा रही हूँ बेटा। जैसे बिहार और उड़ीसा है बेटा, वो बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं, तो कई बार जो है उन्हें बैकवर्ड जो है स्टेट के होने की वजह से उन्हें स्पेशल पावर या स्पेशल जो है फंड दिए जाते हैं ताकि वो अपनी प्रोग्रेस से इंश्योर कर सकें। और जैसे कुछ समय पहले की बात है, जम्मू कश्मीर का जो मामला है बेटा, जो आज हमारे देश का एक अभिन्न अंग बन चुका है, यानी कि एक यूनिटरी आप ये कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी बन चुका है। लेकिन इससे पहले क्या था, ये एक स्पेशल जो है रीजन वाला स्टेट कहलाता था, यानी कि इसको स्पेशल खास दर्जा दिया गया था एक राज्य का, जो जिसको आजकल अपने देश का भाग बना दिया गया है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि कई बार जो है ज़रूरत के हिसाब से या स्थितियों को देखते हुए किसी राज्य को ज़्यादा शक्तियाँ बांट दी जाती है तो किसी को कम दी जाती है, या फिर कुछ को समान रूप से शक्तियों का विभाजन किया जाता है। आज के लिए बेटा बस इतना ही। अब जितने क्वेश्चन मैंने बीच में पढ़ाते टाइम आपको बताए हैं, आप इन सबको इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिएगा और प्लस इसके नोट्स भी प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू।